वेलकम टू हरियन। आज हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों जैव प्रक्रम 4 जो कि आपके उत्सर्जन से संबंधित है। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं, तो जुड़िए बच्चों जल्दी से जल्दी। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हानिकारक तथा विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। और इन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया क्या कहलाती है, आपके उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप कई अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ जो हानिकारक होते हैं, इनको बाहर निष्कासन करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। और ये कार्यान्वित करने वाला अंग क्या कहलाता है, उत्सर्ज्य अंग कहलाता है। मनुष्य में ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जो मनुष्य के ठोस अपशिष्ट है वो किसके द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे जल में घुलित अवस्था में उत्सर्जन तंत्र की सहायता से शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। कुछ जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये भी क्या किए जाते हैं, शरीर से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। गैसीय अपशिष्ट पदार्थ व अन्य फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। जो गैसीय अपशिष्ट है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो सबके द्वारा अलग अलग प्रकार से बाहर निष्कासित किए जाते हैं। बहुत से एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम इन अपशिष्टों का शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं जिसे हम उत्सर्जन अंग कहते हैं। बात करते हैं उत्सर्जन के प्रकार। अगर बात करते हैं, पहला देखते हैं अमीनो अम्ल उत्सर्जन। अगर कोई उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है तो वो कौन सा कहलाता है, अमीनो अम्ल उत्सर्जन कहलाता है। जैसे सीपी, घोंघा, इकाइनोडर्मेटा। यदि नाइट्रोजन का उत्सर्जन मुख्यतः अमीनो अम्ल के रूप में होता है तो वह कौन सा कहलाता है, ऐसे जंतु अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं जिसे अमोनियोटेलिक कहते हैं। जैसे कि दूसरा प्रकार इसका कौन सा आता है, अमोनिया उत्सर्जन। क्योंकि यह नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन किस रूप में कर रहे हैं, अमोनिया के रूप में करते हैं जैसे जलीय कशेरुकी, अस्थिल मछलियां आदि, उभयचर आदि। तीसरा होता है यूरिया उत्सर्जन। यह नाइट्रोजन का उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं, यूरिया के रूप में करते हैं। तो जो कि उत्सर्जित करने वाले जंतुओं के यकृत में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है। यह अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया करने से किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया उत्सर्जित करने वाले जंतु को यूरियोटेलिक कहते हैं जैसे स्तनधारी मनुष्य, मेंढक आदि। आगे बात करते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जन। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है और यूरिक अम्ल लगभग ठोस अवस्था में उत्सर्जित किया जाता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को हम क्या नाम देते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। जैसे पक्षी, सरीसृप, बहुत से कीट आदि के बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। जो हमारे मानव में उत्सर्जन और उत्सर्जन तंत्र के बारे में बोलते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे यूरिया आदि को बाहर जो निकाला जाता है, निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जो मानव में उत्सर्जन होता है, मनुष्य में जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, वृक्क होते हैं। और इससे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। कौन कौन से, मूत्रवाहिनियां, मुख्य उत्सर्जी अंग तो वृक्क हो गए। नेक्स्ट है मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, और तीसरा कौन सा है, मूत्रमार्ग। ये सहायक अंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी की, वृक्क की। मनुष्य में कितनी होती है, ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर अधर सतह पर पतली एक पेरिटोनियम झिल्ली होती है द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये पेरिटोनियम झिल्ली है, इसके द्वारा कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। आगे जैसे कि ये देख रखे हैं, हम लोग देख सकते हैं, यह जो है आपके अग्रमाशिरा है। इसके जो है इधर देखें, ये जो आपके है, एक तो ये वृक्क हो गया, एक ये हो गया, तो दो होते हैं। और इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। यहाँ से धमनी और शिराओं का आगमन होता है। और यह जो होता है, यह दूसरी धमनी कौन सी कहलाती है, पृष्ठीय महाधमनी कहलाती है। एक कौन सी होती है, अग्र महाधमनी होती है। और ये जो आगे दोनों ओर की वृक्क से एक एक मूत्रवाहिनी निकलती है और जो आगे जाकर मूत्राशय में खुलती है और मूत्राशय आगे एक छिद्र में खुलता है जिसे हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बात करते हैं, इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। वृक्क की बाह्य संरचना। वृक्क जो होता है सेम के बीच के आकार का कत्ते भूरे लाल रंग के होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष वृक्क का जो भार होता है लगभग 130 से 160 ग्राम तथा स्त्रियों में यह 110 से 150 ग्राम तक होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि भी पाई जाती है जो टोपीनुमा आकृति की होती है। मनुष्य में जो दायां वृक्क होता है वह बाएं वृक्क की अपेक्षा क्या होता है, कुछ पीछे और कुछ नीचे की ओर स्थित होता है। भीतरी जो वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल होता है, इस तरीके से होते हैं ये, इस तरीके से। तो ये जो भीतरी भाग है ये अंदर धंसा हुआ
होता है। तो जो वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल अथवा बाहरी किनारा जो होता है, यह बाहरी किनारा उभरा हुआ या उत्तल भाग से होता है। अवतल तल के भीतर की ओर धंस कर एक गर्त बनाता है जो नाभिका या हाइलम कहलाता है। ये वाला भाग कौन सा कहलाता है? नाभिका या हाइलम कहलाता है। जहां से मूत्र नलिका निकलती है, यहां से क्या निकलती है? आपके मूत्र नलिका निकलती है, जो आगे जाके कहाँ खुलती है? चौड़ी थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मूत्राशय। और प्रत्येक वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। प्रत्येक वृक्क किसके द्वारा रुधिर प्राप्त करता है? वृक्क धमनी के द्वारा। और वृक्क शिरा के द्वारा वृक्क से परिशोधन या शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर एकत्रित होकर पश्चिम महाशिरा में पहुंच जाता है, जो कि आपने देखी थी, ये आपके पश्चिम महाशिरा थी, यहां पर आपके पहुंच जाता है। ठीक है ना, वृक्क के द्वारा ये आगे जाके परिशोधन शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर के एकत्रित होकर पश्चिम महाशिरा में पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों की इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, वृक्क की आंतरिक संरचना कैसी होती है। वृक्क के भीतरी भाग धसे हुए किनारे के मध्य कीप के समान एक खोखली संरचना होती है, जिसे श्रोणी या पेल्विस कहते हैं। मैंने जैसे अभी डायग्राम में बता रखा है आपके, ये श्रोणी या पेल्विस है। ये जो भीतरी धसी हुई संरचना होती है, ये वाली भीतरी धसी हुई संरचना क्या कहलाती है? श्रोणी या पेल्विस कहलाती है। तो यही बोल रहा है कि अंदर धसी हुई संरचना होती है, जिसे श्रोणी या पेल्विस कहलाती है। यह भाग प्रायः सकरा होकर मूत्र नलिका का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है? मूत्र नलिका का। और वृक्क का शेष भाग ठोस अथवा दो भागों बाहरी व परिधि भाग वलकुट एवं भीतरी तथा केंद्रीय भाग मेडुला में बटा होता है। अगर बात करें कि वृक्क का शेष भाग ठोस होता है तथा दो भागों में, जैसे बाहरी भाग तो कौन सा बनाता है? परिधि भाग वलकुट, तथा आंतरिक भाग जो होता है केंद्रीय भाग, वो कौन सा भाग बनाता है? मेडुला, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए, बाहरी भाग कौन सा बनाता है? यह वलकुट बनाता है। और आंतरिक वाला जो भाग है आपके इसमें बना रखा होगा मेडुला, ये मेडुला भाग, ये पिरामिड होते हैं। जो ये होता है आपके, ये मेडुला भाग बनाता है, आंतरिक भाग। ठीक है, और ये जो बाहरी भाग है ये क्या बनाता है आपके? ये वलकुट भाग बनाता है। जहां पर ये धसी हुई रहती है, ये मेडुला भाग, इसमें कुछ भाग इसका धसा हुआ होता है। तो कुछ भाग तो ये मेडुला वलकुट का भाग मेडुला में धसा होता है, कुछ भाग इधर वलकुट में धसा होता है। तो ये वाले स्थान जहां पर धसे होते हैं, ये वर्टिनी के रीनल कॉलम भी कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ से जो सिकुड़ा अंदर वाला भाग होता है, ये वाला जहां पर धमनी शिराएं पाई जाती है, ये हाइलम कहलाता है। और यहीं पे आपसे यहीं से मूत्र वाहिनी का निर्माण होता है, जो आगे की ओर जाती है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक वृक्क असंख्य कुंडली तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो वृक्क नलिकाएं यानी कि नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? यह नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती है। मेडुला में 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचना पाई जाती है, जो पिरामिड्स कहलाती है। क्या पाई जाती है? त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? पिरामिड्स कहते हैं। यह वलकुट द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, जिन्हें वर्टिनी के रीनल कॉलम कहते हैं। ये जो वलकुट वाला भाग होता है, यह धसा हुआ होने के कारण एक दूसरे से पृथक रहते हैं, जिसे हम वर्टिनी के रीनल कॉलम कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड का चौड़ा भाग वलकुट की ओर होता है। पिरामिड का जो चौड़ा वाला भाग होता है वो किधर की ओर होता है? बाहर की ओर होता है, जो वलकुट होता है, जो लघु कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वह लघु कैलिक्स। और लघु कैलिक्स में मेडुला एक अंकुर के रूप में उभरा रहता है। जो लघु कैलिक्स में है वहां अंकुर के रूप में उभरा रहता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? वृक्क अंकुर कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? हम वृक्क अंकुर कहते हैं, जिसे रीनल पेपिला के नाम से भी जानते हैं, जो किधर की ओर उभरा हुआ रहता है? लघु कैलिक्स में मेडुला एक अंकुर के रूप में उभरा हुआ रहता है, जो बाहर वलकुट क्षेत्र में होता है। दो लघु कैलिक्स आपस में जुड़ते हैं और वृहत कैलिक्स बना लेते हैं। दो लघु कैलिक्स आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा वृहत कैलिक्स का निर्माण कर लेते हैं। और इसी प्रकार विभिन्न दीर्घ कैलिक्स मिलकर एक श्रोणी या पेल्विस में खुलते हैं। ये बहुत सारे जो वृहत कैलिक्स मिले, दीर्घ कैलिक्स मिले, ये आपस में मिलते हैं और मिलकर कहाँ खुलते हैं? श्रोणी या पेल्विस में खुलते हैं। तो इस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। अब पढ़ते हैं वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, इनकी संरचना के बारे में। प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं होती है, जिसे नेफ्रॉन्स होती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक व तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यह संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा पेशीय तंतुओं के दबे व फंसे हुए पाए जाते हैं। जो ये हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये संयोजी ऊतक, रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा पेशीय तंतुओं में फंसे हुए पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में कई भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोमेन संपुट की, जो प्याले नुमा होता है। इस तरीके की जो संरचना बनती है,
यह वाला भाग क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कला युक्त प्यालेनुमा मेलपीगी संपुट व या बोमेन संपुट होता है। क्या होता है, मेलपीगी संपुट या बोमेन संपुट होता है। बोमेन संपुट का बाहरी स्तर चपटी शल की उपकला तथा आंतरिक स्तर विशेष प्रकार की चपटी के कोशिकाओं से जो कि पोडोसाइट से बना होता है। जो आंतरिक सतह पर जो कोशिकाएं उपस्थित होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, पोडोसाइट। और बाहरी जो सतह होती है वह किससे मिलकर बना होता है, चपटी शल की उपकला से मिलकर बना होता है। कौन सा, बोमेन संपुट। आगे बात करते हैं, इसी में एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक मोटी अभिवाही धमनी तथा बाहर की ओर रुधिर का प्रवाह एक पतली अपवाही धमनी के द्वारा होता है। दोनों धमनिकाएं बोमेन संपुट में केशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है जिसे हम क्या क्या नाम देते हैं, केशिका गुच्छ। जो अभिवाही धमनी है यह बोमेन संपुट में, यहां पर एक तो अभिवाही धमनी है, एक अपवाही धमनी है, यह दोनों मिलकर एक केशिका का गुच्छ बनाती है। इसी गुच्छ को हम क्या नाम दे देते हैं, इसे हम नाम देते हैं केशिका गुच्छ का नाम। केशिका का एक गुच्छ बनाती है जिसे हम केशिका गुच्छ कहलाता है। तीसरी संरचना आती है मेलपिगियन कणिका या रीनल कार्पल सेल्स। जो होती है मेलपिगियन कणिका होती है, ये केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट सम्मिलित रूप से क्या क्रिया कहलाते हैं, मेलपिगियन कणिका कहलाती है। जो केशिका गुच्छ जो बना और ये जो बोमेन संपुट है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, मेलपिगियन कणिका या रीनल कार्पसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीनल कार्पसेल्स बोलते हैं। मेलपिगियन कणिका का निचला छोटा भाग ग्रीवा कहलाता है। इसका जो छोटा भाग निकलता है यहां से, ये वाला भाग ये निकला, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, जो रोमाभिक उपकला का बना होता है। इसमें उपस्थित रोमाभ केशिका गुच्छ व ग्लोमेरुलस निस्यंद को नेफ्रॉन में आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। यानी कि जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस निस्यंद है उसको आगे की ओर बढ़ाने में क्या करते हैं, ये ग्रीवा भाग सहायता करता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो ग्रीवा के बाद पाई जाती है। ग्रीवा का अंतिम भाग, देखो ग्रीवा आ गई, अब ग्रीवा का अंतिम भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की कोशिकाओं पर रसांकुर पाए जाते हैं जो मिलकर ब्रूश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। ये आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, ब्रूश बॉर्डर। और इसी भाग की अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। इससे इस भाग की क्या हो जाती है, ब्रूश बॉर्डर पाए रसांकुर पाए जाने के कारण इसकी अवशोषण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मेलपिगियन नलिका, ग्रीवा तथा समीपस्थ कुंडलित नलिका भाग वृक्क के वल्कुट अर्थात रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जो मेलपिगियन कणिकाएं हो गई, ग्रीवा भाग हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गया, ये वल्कुट भाग में वृक्क के जो वल्कुट भाग है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हैनले का लूप, जो यू आकार का होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर यू आकार की नली या हैनले के लूप में खुलती है। इसकी नीचे की ओर पाए जाने वाली भुजा अवरोही भुजा तथा ऊपर की ओर पाए जाने वाली भुजा को क्या नाम देते हैं, अवरोही भुजा कहते हैं। यह शल्की उपकला तथा घनाकार उपकला की बनी होती है। हैनले के लूप में वृक्क में मेडुला में स्थित होता है। बाकी सब जो संरचना थी वो कहाँ थी, वल्कुट में, जबकि हैनले का लूप कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। इसके सांद्रण के नियमन में मुख्य भूमिका में भी होती है। जो मूत्र का सांद्रण है उसमें इसके जो क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका, या इसे हम बोल सकते हैं मूत्र संग्रही नलिका। जो हैनले का लूप का जो आरोही भाग है एक छोटी और मोटी दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। जो आरोही भाग है वो किससे जुड़ा रहता है, छोटी और मोटी दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा रहता है। यह भाग वल्कुट में पाया जाता है तथा घनाकार उपकला का बना होता है। एक दूरस्थ कुंडलित नलिका वास्तव में वृक्क नलिका का अंतिम भाग है, लास्ट वाला भाग है, क्योंकि इसके बाद संग्रह नलिका आ जाती है। क्योंकि आपने मेलपिगियन कणिका, फिर ग्रीवा, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर हैनले का लूप और उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका आ जाती है, और जो एक मोटी मूत्र संग्रह नलिका में जाकर खुलती है। यह स्तंभी उपकला से निर्मित होती है। प्रत्येक संग्रह नलिका लगभग 8 से 9 वृक्क नलिकाओं से जुड़ी होती है और संग्रह नलिका एक बड़ी संग्रह नलिका का निर्माण करती है जिसे बेलिनी की वाहिनी कहते हैं। सभी संग्रह नलिका आपस में मिलकर एक बड़ी संग्रह नलिका बनाती है जिसे बेलिनी की वाहिनी कहते हैं। और इस नलिका से गुजरते समय मूत्र से अधिकतम जल का क्या कर लिया जाता है, पुनरावशोषण कर लिया जाता है, और बेलिनी की वाहिनी मूत्र वाहिनी से जुड़कर श्रोणी या पेल्विस में खुलती है। वही बात आ गई, ये आपके हो गए अपवाहित, ये आपके हो गई अपवाहित अभिवाही धमनी, ये आपके एक अपवाही धमनी हो गई। ठीक है, यहां से ये बोमेन संपुट हो गया, ये बोमेन संपुट हो गया।
है ना, और ये आपके ग्लोमेरुलस हो गया, और ये पूरा भाग कणिका, मेलपिगियन कणिका कहलाता है। ये आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई जो ग्रीवा भाग से निकल रही है। ये यू आकार की हेनले का लूप हो गया जिसमें आरोही भुजा और अवरोही भुजा पाई जाती है, और इसके बाद ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो आगे जाके संग्रह नलिका में खुलती है। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। अब क्रियाविधि क्या होती है वृक्क के मूत्र में, वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो बच्चों वृक्क में नेफ्रॉन के में मूत्र निर्माण की निम्नलिखित 3 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहली होती है परानिस्यंदन। कौन सी होती है? परानिस्यंदन। इसमें क्या होता है, जो केशिका गुच्छ है, रुधिर केशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाही धमनी से आता है उतना जा नहीं पाता है, तो निकल ही नहीं पाता है, और जब वो निकल नहीं पाता है तो इसके फलस्वरूप केशिका गुच्छ की रुधिर केशिकाओं में रुधिर का दाब बढ़ जाता है। जब जितना आया है उतना जा नहीं पा रहा, तो यहाँ केशिका गुच्छ में रुधिर का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और रुधिर का दाब बढ़ने से रुधिर का तरल भाग छनकर कहाँ आ जाएगा? यहां से छनकर ये बोमेन संपुट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बोमेन संपुट में आ जाता है। अर्थात यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुल निस्यंद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये तरल वाला भाग ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से बोमेन संपुट में ये ग्लोमेरुलर निस्यंद आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर दाब बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं दूसरा जो होता है वर्णात्मक या चयनात्मक पुनराअवशोषण। अब क्या होता है? दोबारा अवशोषण होगा। वृक्क में परानिस्यंदन के द्वारा प्रतिदिन लगभग 150 से 180 लीटर नेफ्रिक निस्यंदन प्राप्त होता है, जिससे मात्र 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। 150 से 180 लीटर जो जीएफ होता है, जो नेफ्रिक निस्यंदन होता है, इससे लगभग कितना 1.5 लीटर ही मूत्र क्या होता है? मूत्र के रूप में क्या होता है? उत्सर्जित होता है, तथा शेष भाग हेनले के रूप में ही पुनः अवशोषित हो जाता है। तथा शेष भाग का हेनले के रूप में क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण हो जाता है। विसरण तथा सक्रिय पुनरावशोषण द्वारा क्रमशः जल तथा अन्य घटकों का अवशोषण हो जाता है। विसरण तथा सक्रिय पुनरावशोषण के द्वारा किसका? जल व अन्य घटकों का क्या होता है बच्चों? पुनरावशोषण हो जाता है, यानी कि अवशोषण हो जाता है। जल के पुनरावशोषण का नियंत्रण किसके द्वारा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि एडीएच हार्मोन के द्वारा होता है। इस क्रिया में महत्वपूर्ण तत्व ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल आदि पुनः रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से चयनात्मक पुनरावशोषण पुनः कर लिया जाता है। तीसरा होता है वाहिकीय स्त्रवण। वृक्क नलिकाओं के समीपस्थ तथा दूरस्थ भाग की कोशिकाएं परिनलिका जाल के रुधिर कोशिकाओं में हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों जो छने से रह गए थे, जो छनित नहीं हुए ना, एक्चुअली क्या होता है कि वृक्क नलिकाओं के समीपस्थ और दूरस्थ के कोशिकाएं परिनलिका जाल की रुधिर कोशिकाओं में हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों जो छने से रह गए थे सक्रिय विसरण द्वारा निष्कासित कर देती है, वापस उसमें डाल देती है जो छनित्र से रह गए थे। कौन? समीपस्थ तथा दूरस्थ भाग की कोशिकाएं परिनलिका जाल की रुधिर केशिकाओं में क्या कर देती है? हानिकारक जो उत्सर्जित पदार्थ है उन्हें, जो ग्लोमेरुलस में जो छन नहीं पाए, उन हानिकारक जो पदार्थ है उन्हें पुनः किसमें डाल दिया जाता है? यह रुधिर केशिकाओं में हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को जो छन्ने से रह गए थे वो डाल दिए जाते हैं और सक्रिय विसरण द्वारा निष्कासित करती है। तो जो क्या करते हैं, छन्ने रह गए थे, सक्रिय विसरण द्वारा उनका निष्कासन होता है, जो वृक्क नलिकाओं की संग्राही नलिकाओं में मुक्त कर दिए जाते हैं। डायरेक्ट कहाँ छोड़ दिए? अब संग्रह नलिकाओं में छोड़ दिए जाते हैं। इस क्रिया को वाहिकीय स्त्रवण कहते हैं, यानी कि जो पदार्थ छन नहीं पाते उन्हें सीधे ही संग्रह नलिका में छोड़ दिए जाते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? वाहिकीय स्त्रवण कहलाती है। शेष छना हुआ तरल क्या कहलाता है? अब जो छन जाता है वह क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है, जो सूक्ष्म नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित कर लिया जाता है। और मूत्र हल्का कैसा होता है? अम्लीय होता है, और मूत्र का रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण कैसा होता है? हल्का पीला होता है। वृक्क के कार्य क्या क्या है? वृक्क के कार्य की अगर हम बात करें तो ये उपापचय नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को द्रव अवस्था में शरीर से बाहर निकालने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। दूसरा कार्य देखें तो ये रुधिर में उपस्थित अन्य विषैले तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं, यानी कि जो विषैले पदार्थ उन्हें भी बाहर निष्कासन करते हैं। वर्णात्मक पुनरावशोषण एवं वाहिकीय स्त्रवण द्वारा रुधिर के पीएच को नियंत्रित रखते हैं, यानी कि पीएच का मान क्या रखते हैं? समान रखते हैं, जिससे रुधिर की वांछित अम्लीयता या क्षारीयता
बनी रहती है, जो कि रुधिर की जो वांछित अम्लीय क्षारीयता का मान है वो बना रहता है। वृक्क अतिरिक्त पोषक पदार्थों का ऊतक द्रव्य में निष्कासन करते हैं, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परानिस्संदन के बाद जो वृक्क है जल, ग्लूकोज तथा अन्य लवणों का भी क्या करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। परानिस्संदन के बाद दूसरा टॉपिक हमने पुनः अवशोषण पढ़ा, तो वृक्क जो होता है दोबारा पुनः अवशोषण भी करते हैं, जिससे रुधिर का परासरणीय दाब नियंत्रित बना रहता है। वृक्क शरीर में लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे शरीर में रुधिर दाब भी कैसा रहता है, नियंत्रित रहता है। भ्रूणीय अवस्था में वृक्क आरबीसी का क्या करते हैं, निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट क्रिया पढ़ते हैं, अपोहन या कृत्रिम वृक्क। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कृत्रिम वृक्क या रुधिर अपोहन। इसमें क्या होता है, उत्तरजीविता के लिए जैसे इसमें कृत्रिम वृक्क का यूज किया जाता है, जो वास्तविक किडनी वृक्क खराब हो जाते हैं तो उसकी जगह ये यूज किया जाता है। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई अकारक जैसे संक्रमण, आघात तथा वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इससे शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वह कार्य करना बंद कर देते हैं। तो रुधिर में एकत्रित व्यर्थ उत्सर्जित पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से, जो कि अपोहन क्रिया कहलाती है ना, तो कृत्रिम वृक्क की सहायता से पृथक करने की क्रिया को रुधिर अपोहन करते हैं। यानी कि कृत्रिम वृक्क के द्वारा ये जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो उत्सर्जित अंग है, उत्सर्जित पदार्थ है, इनको अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, रुधिर अपोहन कहलाती है। अपोहन मशीन को अपोहन मशीन को ही हम क्या नाम देते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस अपोहन मशीन को क्या नाम देते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कृत्रिम वृक्क में रुधिर को सेल फोन की झिल्ली से बंधित नलिकाओं द्वारा प्रवाहित करते हैं। जो कृत्रिम वृक्क में है, रुधिर को किसके द्वारा, सेल फोन की झिल्ली के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, और नलिकाओं के बाहर अपोहनी तरल प्रवाहित होता है। जो नलिका के बाहर है उसके बाद कौन सा तरल पदार्थ प्रवाहित होता है, अपोहनी तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। किंतु प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कणिकाओं के लिए यह कैसी होती है, अपारगम्य होती है। तो ये जो होती है, ये प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कणिकाओं के लिए क्या होती है, ये झिल्ली अपारगम्य होती है। लेकिन रेडियल धमनी से रुधिर लेकर मशीन से संबंधित करते हैं। जो रेडियल धमनी से, वहां से रेडियल धमनी से रुधिर को लिया और इसको किससे जोड़ देते हैं, मशीन से जोड़ देते हैं, तथा शुद्ध किए गए रुधिर को शिरा के द्वारा वापस, यानी कि धमनी से तो वो जोड़ दिया तो वहां से अशुद्ध आ गया, फिर वापस वहां से शुद्ध हुआ तो वापस उसको किससे जोड़ दिया, शिरा से, और शिरा वापस शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यह रुधिर अपोहन क्रिया का कार्य करते हैं। जैसे कि हम बात करें पेरिटोनियल अपोहन में, रोगी की पेरिटोनियमी गुहा में एक कैथेटर स्थिर कर दिया जाता है। जो पेरिटोनियल अपोहन होता है, इसमें क्या किया जाता है, रोगी की पेरिटोनियमी गुहा है, उसमें एक कैथेटर स्थिर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वृक्क प्रतिस्थान या प्रत्यारोपण। जो किडनी का होता है प्रत्यारोपण, उसके बारे में बात करते हैं। तो उचित दाता से लिए गए वृक्क का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। यानी कि उचित दाता से लिए गए वृक्क का, जो वास्तविक है, उचित देने वाला है, उसी से वृक्क का क्या किया जा सकता है, प्रत्यारोपण किया जा सकता है। उसके लिए पहले किसका मिलाना चाहिए, ऊतक मिलना चाहिए। उससे पहले, प्रत्यारोपण से पहले किसको मिलाया जाता है, ऊतक को मिलाया जाता है। वृक्क प्रत्यारोपण के पश्चात ही रोगी को आजीवन प्रतिरक्षी तंत्र संदमक औषधियां लेनी होती है। यानी कि प्रत्यारोपण के बाद भी उसे प्रतिरक्षी तंत्र संदमक औषधियां लेनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है समस्थैतिकता, होम्योस्टेसिस। इसको जो शब्द है होम्योस्टेटिस, ये होम्योस्टेसिस शब्द दिया था वाल्टर कैनन ने दिया था। सबसे पहले शब्द किसने दिया है, वाल्टर कैनन ने। इन्होंने क्या कहा कि शरीर के अंतः वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर व संतुलित बनाए रखने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, समस्थैतिकता कहलाती है। यानी कि जो इन्होंने बताया कि जो शरीर के अंतः वातावरण है, अंतर वातावरण के जो रासायनिक संगठन है, उसको स्थिर और संतुलित बनाए रखने की क्रिया क्या कहलाती है, समस्थैतिकता कहलाती है। समस्त जीवों में बाह्य वातावरण की भौतिक एवं रासायनिक दिशाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तन के अनुसार स्वयं को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की जन्मजात क्षमता पाई जाए। जैसे अनुकूलन हम करते ही है तो ये हमें जन्मजात क्षमता पाई जाती है। मानव शरीर के ताप नियामक तथा नियंत्रक पाए जाते हैं। मानव शरीर में ताप नियामक और नियंत्रक पाए जाते हैं। ये शरीर के आंतरिक तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित रखते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक इसी प्रकार वृक्क विभिन्न कारकों के द्वारा शरीर में परासरणीय संतुलित बनाए रखता है। वृक्क भी यह कार्य करने में सहायक होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं पादपों में उत्सर्जन कैसे होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पादपों में उत्सर्जन। प्राणियों के तरह ही पादपों में भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे गैसीय अपशिष्ट, बात करते हैं पहले गैसीय अपशिष्ट उत्पाद। तो पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों और तने पर उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा होता है। तो पादपों में गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या तो पत्तियों तने पर वात रंध्र पाए जाते हैं और पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, इनके द्वारा होता है। यह गैसीय अपशिष्ट CO2 और O2 होते हैं। कौन से होते हैं गैसीय अपशिष्ट? CO2 और O2 होते हैं। रात्रि में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता इसलिए। और जबकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन ज्यादा होता है, बिल्कुल होता है ये। इसीलिए अतः रात्रि में पादपों के द्वारा CO2 का निष्कासन अधिक होता है और दिन के समय ऑक्सीजन का निष्कासन अधिक होता है। काष्ठीय पादपों के तनों में उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा भी गैसों का विनिमय होता है। जो काष्ठीय पादप होते हैं उनके द्वारा तने में जो वात रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। इस तरह रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा गैसीय अपशिष्ट उत्पादों का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो इस तरीके से गैसीय अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है? उत्पाद होता है। दूसरा आता है तरल अपशिष्ट उत्पाद। जो दूसरे प्रकार के हैं वो कौन से? तरल अपशिष्ट उत्पाद है। जैसे श्वसन के दौरान वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में जल निष्कासित होता है, वाष्प के रूप में निष्कासित होता ही है। तो कुछ पादपों में जल का निष्कासन रंध्रों से जल वाष्प द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। तो कुछ पादपों में जल रंध्रों से बूंदों के रूप में होता है। जल रंध्रों के बूंद के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्रवण कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? बिंदु स्रवण कहलाती है। आगे बात करें बिंदु स्रवण क्या है। एक टॉपिक होता है बिंदु स्रवण, यानी कि पादप पे पत्तियों से जल का बूंद के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्रवण कहलाता है। ये शाकीय पादपों में देखने को मिलता है क्योंकि शाकीय पादपों में तीव्र अवशोषण और कम वाष्पीकरण होता है। जब इस प्रक्रिया में जल रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। कहां किसके द्वारा बाहर निकलता है? बूंद बूंद करके जल रंध्रों के द्वारा। ये वात रंध्र पत्तियों के मध्य शिरा अंत सिरे पे विद्यमान होते हैं जो जीवन पर्यंत दिन रात खुले रहते हैं, है ना। ये पत्तियों पे ये होता है, पत्तियों के मध्य शिरा पे पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद के रूप में भी विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। इसके अलावा रेजिन वगैरह ये भी आपके जाइलम में पाए जाते हैं। गोंद आंतरिक पादप ऊतक का अपघटित उत्पाद है। जो गोंद है यह आंतरिक पादप मुख्यतः सेलुलोज है ना, तो उसका क्या है? अपघटित उत्पाद है। जबकि रेजिन विभिन्न वाष्पशील तेलों के ऑक्सीकृत उत्पाद होते हैं। रेजिन किसके होते हैं? वाष्पशील तेल होते हैं, उसके ऑक्सीकृत उत्पाद माने गए हैं। कुछ पादप रबड़ शीर अपशिष्ट उत्पाद स्रावित करते हैं, जैसे रबड़ पादप लेटेक्स के रूप में होता है। विशेष पादपों के द्वारा आवश्यक तेलों जैसे चंदन का तेल, लौंग का तेल आदि का भी अपशिष्ट उत्पाद के रूप में स्रावण करते हैं। तो यह अपशिष्ट रूप में स्रावित होने वाले पदार्थ है जो हमने देखा। आगे बात करते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थ। तीसरे आते हैं आपके ठोस अपशिष्ट पदार्थ। ठोस अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? पादप ठोस अपशिष्ट उत्पादों का कोशिकीय, रिक्तिका तथा ऊतकों में संचित करते हैं। पादप जो है ठोस अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ संचित करते हैं? रिक्तिका में या फिर कहाँ पर? ऊतकों में संचित करते हैं। जैसे अंतःकाष्ठ। कुछ अपशिष्ट उत्पाद पौधों में गिरने वाली पत्तियों तथा वृक्ष है उसकी छाल में भी संचित रहते हैं। पादप अन्य ठोस अपशिष्ट पदार्थों के आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये उसको कहाँ अपशिष्ट कर देते हैं? या उत्सर्जित आसपास की मृदा में कर देते हैं। नेक्स्ट आता है उपयोगी पादप अपशिष्ट। जो उपयोगी पादप है उनके अपशिष्ट के बारे में बात करते हैं। तो उपयोगी पादप अपशिष्ट निम्नलिखित होते हैं। जैसे पहले हम बात करें वृक्ष के तने में टैनिन नामक एक अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है जिसका उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। देखो ये उपयोगी है। पादपों को द्वारा आवश्यक तेलों का उत्सर्जन भी किया जाता है, जैसे हमने देखा अभी चंदन का तेल, जैतून का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, लेवेंडर का तेल आदि। इन तेलों से विभिन्न प्रयोजनों जैसे औद्योगिक स्तर पर सौंदर्य प्रसाधनों आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है। पादपों के द्वारा गोंद का स्रवण भी होता है जिसको जो कि हम खाने में, उद्योगों में आदि में क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। रेजिन का उपयोग वार्निश बनाने में तथा ग्लेजिंग का एजेंट के रूप में भी किया जाता है। रबड़ पादप से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग टायर उद्योग, चिकित्सा संबंधी दस्ताने, गुब्बारे आदि बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से हम इस पे पढ़ते हैं। थैंक यू।